than just the capital of India. It is a reflection of India's vista. Now, as the heart of the country's culture, governance, and international status, its transformation is reflective on the very vision and the growth to a Viksit Bharat. Well, absolutely, and at the helm of this transformation is our next guest, transforming Apni Delhi to an urban center of excellence with a sharp focus on governance and development for Delhi's aspirational and diverse population. Please join me, ladies and gentlemen, in welcoming the Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta, as she shares the vision for India Ka Dil, Delhi at 100, in conversation with Navika Kumar. A bigger round of applause, ladies and gentlemen. Namaste, Rekha ji. Navika, over to you. Thank you, Amita. Thank you, Hina. Good evening, ladies and gentlemen. I present to you Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta ji. हमारे बीच में है. तालियों की गड़गड़ाहट अगर हो जाती तो हौसला अफजाई हो जाती. रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टाइम्स नाउ समिट के मंच पे, खास करके आज के दिन जब हम एक बड़ा माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं, टाइम्स नाउ एट 20, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन इंडिया एट 100, क्योंकि 2047 का विकसित भारत का जो सपना है, हमें उसकी तरफ जाना है. पहले तो सबसे आपसे पूछूंगी, एक साल निकल गया, आपने चीफ मिनिस्टर की कमान संभाली, एक साल रहा कैसा? चैलेंजिंग रहा, जिम्मेदारी भरा रहा, और दिल्ली के लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, उन्हें पूरा करने में लगा. मैं इतना कह सकती हूं कि दिल्ली वर्षों से अपने बहुत सारे सपने लेके जी रही थी. उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर बार सरकार की ओर देखती रही होगी, पर कुछ चीजें पूरी हुई होंगी और बहुत सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई. एक साल पहले जब हम आए तो हमें और ज्यादा उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने देखा, उनकी उम्मीदों को हमने समझा, और अपना पूरा ये एक साल 365 दिन 24/7 मैंने, मेरी टीम ने, हमने कोशिश की कि दिल्ली में जितनी भी लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को एक साइंटिफिक रोड मैप के साथ समाधान दें. जितनी भी ज़रूरतें इस शहर की हैं उन सब पे काम किया जाए, और जितने भी एक फ्यूचर रेडी दिल्ली के लिए एक रोड मैप होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, उस पे काम किया जाए. तो ये तीनों चीजें हमने की. रेखा गुप्ता जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनका रोज ही एग्जाम डे होता है, रोज ही परीक्षा होती है, सवाल कई होते हैं. कभी लोग पूछेंगे कि सफाई हुई कि नहीं, गार्बेज कलेक्शन हुआ कि नहीं, कभी लोग AQI के सवाल पूछते हैं, कभी सवाल पूछते हैं यमुना साफ हुई कि नहीं. ये तमाम सवाल और एक मैजिक सॉल्यूशन, इस पर आप कैसे काम करती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा नाविका जी. रोज एग्जाम है, रोज सीखने को मिलता है, रोज बहुत कुछ करने के लिए है. और ये भी समझ में आता है कि पिछली सरकारों ने जिस तरीके से समस्याओं को खड़ा किया, उनको अंडू करना इतना आसान नहीं है, पर उसको काम करना पड़ेगा. आज चाहे कूड़े के पहाड़ हो, यमुना की सफाई हो, प्रदूषण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर वो विषय जो दिल्ली से जुड़ा है, दिल्ली के लोगों की जरूरत है, उसे हमें काम करना है. और इस पे मैं इतना कह सकती हूँ कि 365 दिन का पूरा उपयोग हमने किया. और एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेती हूँ कि कूड़े के पहाड़ का, वर्षों से ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली की तकलीफ बने हुए थे, पर इस एक साल में जिस तरीके से, जिस परसेंटेज में हमने कूड़े के पहाड़ों को कम किया, जिस तरीके से वहाँ डे नाइट बायोमाइनिंग का काम चल रहा है, जिस तरीके से मशीनें हमने बढ़ाई, और आज जब हम देखते हैं तो लगभग आधे की स्थिति में हमारे कूड़े के पहाड़ पहुंच गए हैं, चाहे वो भलसवा हो, चाहे ओखला हो, और गाजीपुर में भी बेहतर स्पीड में काम हो रहा है. तो मंजिलें जरूर मिलेंगी दिल्ली को,
जब रास्ता सही हो, कदम चलना शुरू हो जाएं, तो मंजिलें जरूर मिलती हैं। अब ऑपोजिशन को तो आप नहीं कन्विंस कर पा रही। केजरीवाल जी तो नहीं मानते कि कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली की सॉर्ट आउट हुई है, उन्हें क्या जवाब देंगी? देखिए, केजरीवाल जी को जवाब देना मेरा काम नहीं है, ना उनको कन्विंस करना मेरा काम है। मेरी जिम्मेदारी मेरी दिल्ली की जनता के प्रति है। दिल्ली की जनता मुझसे 100 सवाल पूछेगी, मैं 100 का जवाब दूंगी, उन्हें काम करके दिखाऊंगी। और मेरा काम दिल्ली की जनता देख रही है। उन्होंने देखा है कि पिछले इस छोटे से समय में किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, किस तरीके से हमने यमुना की सफाई के लिए अपने जल विभाग को पिछले साल भी हमने 9,000 करोड़ का बजट दिया, और जितने डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने की जरूरत थी उसको हमने काम शुरू किया, उसकी टेंडरिंग पूरी करी। जितने वर्तमान में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे उनको हमने अपग्रेड करने का काम किया। तो लगातार ये सब कुछ जो दिल्ली में चल रहा है, जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, हर चीज देखती है, जानती है, कमेंट करती है, बताती है, पूछती है। तो दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता को मैं जवाब दे रही हूँ। रेखा जी, वीडियोस पिछले छठ पर बहुत लोगों ने यमुना के डाले थे। अब भी रिसेंटली मैंने देखा कुछ लोगों ने वीडियो डाले हैं कि झाग वहीं की वहीं है, यमुना अभी साफ नहीं हुई, और आपसे सवालों की झड़ी लगा दी। सवाल ये है कि क्या ये काम हो चुका है, हो रहा है, कितनी देर में होगा? आपकी इसके लिए टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम क्या है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। नाविका जी, आपने पूछा यमुना की सफाई, झाग दिखते हैं दिल्ली में। मैं दिल्ली की जनता को और आपको और आपके चैनल के सब दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि वर्षों की जो समस्याएं थी यमुना में, जिस तरीके से दिल्ली के सभी ड्रेन्स जाकर के गिर रहे थे, उनकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो काम था, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, वो पूरी तरीके से आउटडेटेड थी। जिस तरीके से वहाँ पे सफाई का काम कभी हुआ नहीं था, और जिस रूप में हमें ये समस्या मिली और हमने काम शुरू किया, आज उन सभी स्थितियों को देखें। मैं ये बताना चाहूंगी कि पूरी दिल्ली में लगभग 200 ड्रेन्स, बड़ी ड्रेन्स हैं जो सीधा सीधा आके यमुना जी में गिरती हैं। दिल्ली भर में लाखों मवेशी हैं। रोजाना यदि हम माने तो 1500 टन गोबर जनरेट होता है, और एक भी बायोगैस प्लांट हमारे आने से पहले नहीं था। हमारे आने के बाद 2 बायोगैस प्लांट हमने शुरू किए हैं। अदरवाइज सारा का सारा गोबर यूं का यूं जाके यमुना जी में गिरता था, जो कि यमुना की स्थिति बद से बदतर करता जा रहा था। और इसी तरीके से सीवर नहीं थे, सीवर लाइन नहीं थी, और वो सारे लोगों का जितना भी सीवेज था वो सीधा यमुना जी में जाके गिर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि इतनी पैनिक स्थिति से हमें इस सिचुएशन को उठाना पड़ा कि आज पूरी दिल्ली में नई सीवर लाइनें डालने का काम, इस पूरे 1 साल में हमने 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन डाली है। 172 किलोमीटर हमने पुरानी सीवर लाइनों को अपग्रेड किया, उसको रिप्लेस किया। और इसी तरीके से पुराने 37 एसटीपी थे, उनको अपग्रेड करने का काम किया। नए डिसेंट्रलाइज जो एसटीपी हैं 35, उनको हमने टेंडरिंग में लाए। ये लगातार चलने वाला काम है। जब पहले हम ये हर नाले को टैप करने का काम, हर नाले की डिसिल्टिंग का काम, उस पे एसटीपी लगाने का काम पूरा कर लेंगे, उस दिन से यमुना साफ नजर आनी शुरू होगी। उससे पहले नहीं आ सकती। आप सोचें, 11 साल की समस्या, 15 साल की समस्या आपको 1 साल में साफ दिखने लग जाएगी, तो कहां से होगा? मुझे तो उन लोगों से प्रश्न करना है कि आपको 11 साल का समय मिला, आपने क्या किया? जो आप 1 साल में मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं जो कर रही हूं उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे, दिखाई देंगे जिस दिन इस रोड मैप को जिसको हमने तैयार किया है, जो हमने काम शुरू किया है, उसके काम पूरे होंगे, उसके रिजल्ट आएंगे। पूरी दिल्ली में सीवर लाइनें डल जाएगी, सारा सीवेज ट्रीट होना शुरू हो जाएगा, और लगातार दिल्ली सरकार उस पर काम कर रही है। आज दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी जो है वो केवल 700 MGD है, 700 MGD, और जरूरत कितनी है? 1500 MGD की। तो जब तक मेरी दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी 1500 नहीं हो जाती, तब तक मैं ये कहूंगी कि यमुना साफ दिखाई नहीं दे सकती। उसे पूरा करना जरूरी है, सीवेज ठीक होना जरूरी है, सीवर लाइन डलना जरूरी है, और दिल्ली में पूरी तरीके से
पानी की और सीवर की व्यवस्थाएं ठीक करने के बाद दिल्ली की यमुना भी साफ सुथरी दिखाई देगी। रेखा जी, मैंने देखा आपने 2-3 दिन पहले अपना बजट प्रेजेंट किया और आपके बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर पे 33% आपने डाला है, यानी कि 1/3 बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इन द बेस्ट ईयर आई थिंक आम आदमी पार्टी ने 25% से ऊपर नहीं दिया। मैसेज क्या है, इरादा क्या है? दिल्ली को बेहतर दिल्ली करना है और जो दिल्ली के लोगों का अधिकार है, आज देश की राजधानी है ये शहर, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमारी सड़कें बेहतर हो, हमारा ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, कोई वाटर लॉगिंग ना हो, कोई यहाँ पे गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो ये दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए। कितने फुटओवर ब्रिज हमें चाहिए दिल्ली में, कितने सारे फ्लाईओवर चाहिए, एलिवेटेड रोड चाहिए, ये सब बनने चाहिए। आज दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में वॉल टू वॉल कारपेटिंग के साथ, जिससे पर्यावरण भी बेहतर हो, डस्ट मिटिगेशन भी हो और गाड़ी चलाने में भी मजा आए। तो ऐसी सड़कें दिल्ली को चाहिए, वो बनाने का काम हमने शुरू किया है। पिछले साल हमने 400 किलोमीटर सड़कों को पूरा किया और इस साल 750 किलोमीटर की सड़कें दिल्ली को बेहतर दिशा में मिलेगी वॉल टू वॉल और कारपेटिंग के साथ। लेकिन विपक्ष तो आपका मजाक उड़ा रहा है। आपने साइकिलें दी महिलाओं को, बच्चियों को कि वो स्कूल जा सकें, तो उन्होंने उसका एक अलग ही मीम बना दिया और कहा ये बच्चियां अब उत्तर प्रदेश में जाएंगी साइकिल पर, अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रचार करेंगी। विपक्ष के साथ ये कैसा रिश्ता है? जो ये दिल्ली में विपक्ष नाम के जीव हैं, मुझे लगता है मानसिक रूप से दिवालिया घोषित कर देना चाहिए उन्हें। एक अच्छी खासी योजना जो दिल्ली की बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई कि आज दिल्ली की बेटी जो दिल्ली की सरकार के स्कूल में पढ़ती है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आज उसको अपने घर से स्कूल तक आने के लिए उसके पिता छोड़ने जाते हैं, उसकी माँ लेके जाती है या वो रिक्शा से जाती है। रोजाना का कितना खर्चा होता है और कई बार इस कारण से वो पढ़ाई छोड़ देती है, ड्रॉप आउट हो जाती है अगर नजदीक में नियर बाय में स्कूल ना हो। और ऐसी स्थिति में दिल्ली की हर बेटी को साइकिल मिले, वो आराम से स्कूल तक आए और उसमें भी उनको राजनीति करनी है, उसमें भी उनको चुनाव चिन्ह नजर आता है और वो ये बात कहें कि साइकिल पे बिठा करके लड़कियों को यूपी ले जाएंगे, कैंपेन कराएंगे। अपनी बेटी को ले जाओ भाई, दिल्ली की बेटी इस काम के लिए नहीं है। दिल्ली की बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, अपना भविष्य बनाएगी, ना वो झाड़ू पकड़ेगी, ना ही तुम्हारे जैसे लोगों के लिए चुनाव प्रचार करेगी। विपक्ष आपकी मीम्स बड़े बनाता है, दुख होता है, आप ट्रबल होती हैं इससे, क्योंकि हर आप लफ्ज जो कहती हैं उस पर अगले दिन एक मीम आ जाता है। देखिए, सरकार चलाने से जनता ने उन्हें फ्री कर दिया, अब बेरोजगार हैं और काम की तलाश है। दो तरह के मैं ये समझती हूं कि लोगों के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एक होता है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कोई करता है, बताता है कि भी ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, तो हमें मंजूर है वो बात। मैं हमेशा उस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ कि भी आपने कुछ बताया है, कोई कमी है काम में, उसको ठीक किया जाना चाहिए। अब जो क्रिटिसिज्म हो ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो हम तो पूरी तरीके से इस बात को मानते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं तो ना तो आप न्यूज में दिखाओगे, ना अखबार वाले छापेंगे। लेकिन पढ़ती हैं कभी ये मीम्स, देखती हैं, मन में कुछ होता है देखकर, बुरा लगता है? मैंने बताया ना कि कुछ लाइलाज बीमारियां होती है जिनका इलाज समय आने पे जनता ही करती है। तो जनता डॉक्टर है, वो देख रही है कैसे कैसे लोग इस शहर में घूम रहे हैं, समय आएगा इनका भी इलाज होगा। और बहुत सारों का इलाज तो पिछली बार जनता ने कर ही दिया है। तो अभी वो लोग तो कोई पंजाब चले गए, कुछ गोवा चले गए, कुछ बचे हैं यहाँ पे, उनको भी रास्ता दिखा देगी जनता। रेखा जी, मैं एज अ वुमन टू अ वुमन चीफ मिनिस्टर सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको लगता है कि अगर एक पुरुष होता चीफ मिनिस्टर
तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होता है, या आपको लगता है कि महिला चीफ मिनिस्टर है तो ताने कुछ ज्यादा होते हैं? यहां मैं आपकी बात से सहमत हूं। कई बार शायद लोगों को लगता होगा कि महिला मुख्यमंत्री है तो उनको कुछ लिबर्टी मिल गई है, क्योंकि मैंने देखा कि एक विपक्ष के गली मोहल्लों के कोई नेता थे, वो कह रहे भाई रेखा गुप्ता को कहो कि घर पे जाके रोटी बनाए। तो मैं उस व्यक्ति को आज आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ, रोटी बनाना कोई बुरा काम है क्या? आपकी माँ ने भी जीवन भर रोटी बनाई होगी, आपको खिलाई होगी, इतनी लंबी जुबान तभी आपको मिली ना। तो रोटी बनाना कोई बुरा काम नहीं है। हमारी माँ ने रोटी बना के खिलाई, आपकी माँ ने रोटी बना के खिलाई, और मैं मुख्यमंत्री होने के साथ भी रोटी बना सकती हूँ और कईयों पे बेलन चला सकती हूँ। वैसे एक्चुअली इन्होंने नहीं बनाई होगी तो मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा थेरेप्यूटिक भी होता है रोटी बनाना। कभी कभी काम करके जाओ तो रोटी बनाने में मजा भी आता है। तो महिला क्रिएटिव है, रोटी बनाती है, और महिला दुर्गा बनती है तो बेलन चलाती है। तो दोनों काम महिलाएं कर सकती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सी मंजिलें होती हैं। आप मुख्यमंत्री बनी तो आपने भी मन में सोचा होगा कि मुझे ये मौका मिला है तो मैं 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में चाहती हूँ कि दिल्ली यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। क्या सपने थे आपके? देखिए, आपने आज के इवेंट का जो थीम रखा है, इंडिया एट 100, मैं भी ये सोचती हूँ कि जब हमारा देश आज़ादी के 100 साल मना रहा हो और दिल्ली उस विकास में अपनी भागीदारी करे, तो हमारी ये दिल्ली एक ऐसा शहर बने जो सच में देश की राजधानी कहलाने में गर्व महसूस करे। एक ऐसा शहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अपडेटेड हो, जहां पर्यावरण के नाते लोग अच्छी हवा में सांस ले पाएं, जो क्लीन दिल्ली हो, जो ग्रीन दिल्ली हो, और जहां तकनीक के साथ साथ हमारा वो मानवीय चेहरा भी हमेशा इस शहर में रहे, जहां विकास भी हो और जहां विरासत भी हो। ऐसी हमारी ये दिल्ली लगातार आगे बढ़े और 2047 तक हम अपनी दिल्ली को उस सपने पर लेकर के जाएं, पूरा करें, जहां कोई लीगेसी वेस्ट ना हो, जहां यमुना साफ सुथरी हो और जहां की हवा में अच्छी सांस ली जा सके। यानी कि अब यमुना साहब 2047 तक होगी? आपने विजन पूछा मुझसे कि 2047 में कैसे देखती हैं, तो मैंने बताया कि 2047 तक ये सारी चीजें आपको लाइनअप मिलेंगी। आप उससे पहले पहले इस दिल्ली की सड़कों को बेहतर पाएंगे, इस ड्रेनेज सिस्टम को शानदार पाएंगे, ना वाटर लॉगिंग होगी वहां पर, और वो गली कूचे, वो मोहल्ले, वो सब एरिया आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जिसमें रहने में सुकून हो, और जहां आपस में हम ये कहें कि शिक्षा हर बच्चे को मिल पाए, स्वास्थ्य हर बीमार को मिल पाए, जहां पर उपचार जो है अधिकार हो, उपकार ना हो, ऐसी दिल्ली। बड़ी बात कही आपने, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं, सिविल प्रॉब्लम्स हैं, सिविक प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो जनकपुरी में अभी एक एक्सीडेंट हुआ, ओपन मैनहोल का, जान चली गई किसी की, एक तरफ फायर हुआ पालम का। इन तरह की जो हादसे हुआ करते हैं, इन पर आपका वॉर प्लान क्या है? नविका जी, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जिस तरीके से इस शहर में समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा कि हाँ भी सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, नाले कभी ढके नहीं हुए हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान जो लास्ट आया था वो 50 साल पहले आया था। आज 50 साल बाद भी उसी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ये शहर चल रहा है। वाटर लॉगिंग होती है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक जैम होता है, कंजेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, लोगों की मौत होती है। आज भी इस शहर में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन पे बहुत काम किए जाने की जरूरत है। सिस्टम को धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। एक दुर्घटना हमेशा कुछ सिखा के जाती है। आज उन दुर्घटनाओं के माध्यम से
पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन, उसको ये सीख मिलती है कि इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए आज क्या क्या करना है। और हम पूरी सख्त रवैये के साथ में दिल्ली में इन सब दुर्घटनाओं पे बहुत ही संज्ञान लेते हुए ये कोशिश हमारी है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। लगातार प्रशासन को बहुत ही मुस्तैद किया जा रहा है कि हर ड्रेन ढकी हुई हो, कहीं पे सीवर खुले ना हो, कहीं पे गड्ढे खुले ना हो, हर जगह बैरिगेटिंग हो, हर जगह सिग्नल्स हों। और ये बहुत ज़रूरी भी है। शहर में दुर्घटना ऐसी ना हो कि कोई परिवार जिंदगी भर आंसू बहाए और उस कमी को लेकर के रोए जो टाली जा सकती थी। मुझे लगता है कि लगातार सरकार इस चीज का ध्यान रख रही है। रेखा जी, दो सवाल ऐसे हैं जो हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। मॉनसून आएगा तो लोग पूछेंगे कि क्या दिल्ली में सड़कों पर पानी इकट्ठा होगा, और फिर सर्दी का मौसम आएगा, अक्टूबर नवंबर होगा तो लोग AQI बोलना शुरू कर देंगे। इन दोनों समस्याओं पर आपकी क्या तैयारी है, और क्या इस साल कम से कम दिल्ली वालों के साथ आप ये वादा कर सकती हैं कि ये दोनों समस्याओं से कुछ निजात मिलेगा? 100% ये कह सकती हूँ कि बेहतर होगी दिल्ली पिछले साल से। वाटर लॉगिंग पे पिछले साल भी दिल्ली ने देखा कि किस तरीके से हमने काम किया। पिछले पूरा साल डिसिल्टिंग ड्रेन्स में हुई और लगभग 25 लाख मीट्रिक टन, लास्ट फिगर हमने 22 लाख कही थी, मैंने कल ही उसका अपडेशन लिया है, 25 लाख मीट्रिक टन डिसिल्टिंग इस बार नालों में हुई। और जिसके कारण से आपने देखा कि मिंटो रोड जैसा ब्रिज, जो हमेशा आपकी न्यूज में छाया रहता था, अखबारों के फ्रंट पेज पे छपता था कि मिंटो ब्रिज पे मिंटो रोड के अंडर ब्रिज में एक बस फंसी हुई, बस बचपन से हम ये तस्वीर देखते आ रहे हैं। क्या इस बार देखी आपने वो तस्वीर? बाकी जगह देख ली, वहां नहीं देखी। इस बार जब मिंटो ब्रिज पे बस नहीं डूबी, बाकी बहुत सारी जगह ITO पे पानी नहीं भरा, बहुत सारी मेजर सड़कों पे पानी नहीं भरा, हमने पिछले साल जितनी कोशिश की, इस साल और अधिक कोशिश करते हुए हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। डिसिल्टिंग अभी से शुरू हो चुकी है और मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आपको दिल्ली में वाटर लॉगिंग कम से कम रहे, ना मिले, ये दिल्ली सरकार काम कर रही है, आपको बेहतर दिखाई देगा। सोशल मीडिया का जमाना, आपकी ये वाली बाइट काट के लोग निकालेंगे सोशल मीडिया पर उस समय। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कहा दिल्ली सरकार लगातार इस पे काम कर रही है और काम करते करते आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ बेटर हुआ, और कहीं से सूचना आएगी आपके सोशल मीडिया से तो वहां भी ठीक करेंगे। ये दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में बहुत काम करने की जरूरत है और इसे हम करेंगे। आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लान जो आगे किया है, आपको लगता है मात्र एक ये स्टेप हमारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम, AQI की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है? इस पर और क्या क्या हो रहा है? एक स्टेप नहीं, 360 डिग्री पर इस समस्या के समाधान के लिए काम हो रहा है। चाहे धूल हो या धुआं हो, दोनों ही कंपोनेंट जो हमारे प्रदूषण बढ़ाने में कारगर होते हैं, दोनों पे ही काम चल रहा है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली की 100% सड़कों को हम वॉल टू वॉल कारपेटिंग, आपने पहले देखा होगा कि जो सड़क बनी होती है उसके 2 फुट इधर 2 फुट इधर हमेशा धूल उड़ती रहती है, उसको कभी पक्का ही नहीं किया जाता था, न जाने क्या कारण था। पर इस बार हमने एक SOP बनाई कि हर सड़क को आपने वॉल टू वॉल कारपेटिंग करनी है, कहीं से कहीं तक कुछ भी धूल नहीं होनी चाहिए। हमने 400 किलोमीटर पिछले साल सड़कों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग किया। हर एजेंसी, MCD हो, NDMC हो, DDA हो, कंट्रोलमेंट बोर्ड हो, हर एजेंसी को हमने ये गाइडलाइन दी है, उन पे काम चल रहा है। दिल्ली में हमारा जितनी ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है उसे 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके जाने का हमारा टारगेट है। इस साल दिल्ली में हमने 2300 बसें EV अपनी फ्लीट में शामिल की, जो पूरे देश में आज सबसे ज्यादा EV बसें
यदि किसी राज्य के पास है तो वो दिल्ली के पास है। 4300 बसेस आज दिल्ली के पास है, और पूरा इसका रोड मैप हमने बनाया है कि 2029 तक हमारी 100% बसें, 12,000 बसों का टारगेट हमने लिया है, और 100% बसेस हमारी ईवी होंगी और वो दिल्ली की जनता के लिए होगी। रेखा जी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं सवाल जो पूछना चाह रही हूँ वो ये कि चुनाव में जीतने का एक बड़ा कारण था आपका वो जो लिकर स्कैम वाला एजेंडा, वो तो ध्वस्त हो गया, और ऐसा ध्वस्त हुआ कि कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। केजरीवाल जी ने सबके सामने ये कहा है कि ये एजेंडा था, ये जानबूझकर किया गया था, और जब ये कह रहे थे वो रुआंसे भी थे, रो भी पड़े। आपके मन में क्या? नविका जी, मुझे लग रहा है कि आपकी टाइमलाइन ना वो केजरीवाल जी के उस एपिसोड पे ही रुक गई है, उसके आगे का आपने ध्यान नहीं दिया कि उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के क्या कमेंट थे, आगे आप बढ़ी नहीं है, उनके आंसुओं में थम गई हैं आप। फिलहाल तो जजमेंट एक ही है। नहीं तो मैं पर ये बताना चाहती हूँ, उनके साथ मतलब जेल में रहे लगभग 200 दिन, बड़ी बात है। अभी आपको मैं बाकी चीजें बताऊंगी तो आप कहेंगे केवल 200 दिन। दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं केजरीवाल। आपने जो लीकर पॉलिसी दिल्ली में लेकर के आए, यदि वो सही थी तो मैं पूछना चाहती हूं कि जैसे ही इंक्वायरी बैठी तुरंत वापस क्यों ले ली गई? अगर इतनी ही सही वो पॉलिसी थी, क्यों आपने उन होलसेलर्स को 5% की जगह 12% का मुनाफा दिया? जो सरकार का मुनाफा हो सकता था, क्यों प्राइवेट वेंडर्स को दिया गया? क्यों कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी दिल्ली का सिस्टम दे दिया गया? 70% जो आपका रिटेलिंग थी वो आपने मात्र 3 वेंडर्स को दे दी। क्यों एक के साथ एक फ्री करके आपने दिल्ली की जनता को शराब के नशे में डुबोया? किस तरीके से आपने कोविड के समय में, नविका जी सुनिए, बड़ी ध्यान की बात है, कोविड के समय में क्योंकि शराब की दुकानें भी बंद रही और उन शराब कंपनियों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई केजरीवाल साहब ने 144 करोड़ रुपए देकर के करी। क्या किसी और गरीब की भरपाई करी? उस समय जब मजदूर दिल्ली छोड़ छोड़ करके इस शहर से बाहर जा रहा था, पैदल पैदल अपने बच्चों को गोदी में उठाए, क्या उनकी मदद करी? शराब कंपनियों को 144 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल जी ने। ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि आपकी दुकान नहीं खुल पाई, इसलिए सरकार आपको आपकी लाइसेंस फीस माफ करती है, आपको हर जाने के रूप में 144 करोड़ रुपए देती है। आप समझ सकती हैं कि दिल्ली की सरकार किसके फायदे के लिए बैठी थी? उन वेंडर्स के फायदे के लिए बैठी थी, उनसे कमीशन खोरी कर रही थी। कितनी बड़ी मनी ट्रेल आपकी एजेंसीज ने फाइंड आउट की है। ऐसे ही नहीं, कोई भारत जैसे देश में इतना बड़ा लोकतंत्र जहां है, न्यायिक प्रक्रिया जितनी मजबूत है, कोई 200 दिन जेल में रह सकता है। उसके पीछे कितने तथ्य थे। और वो जिस चीज को कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार होकर छूट गया हूं, मैं ड्रैकलिन हो गया हूं, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका पहला फेज हो सकता है उन्होंने क्या करके सेट करके चीजें निकाली, परंतु अगले फेज में भी उनको सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद यदि वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया निकल जाते हैं तो दिल्ली भी देखेगी और जनता भी उनसे पूछेगी। चलिए, तो फिर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और हाई कोर्ट में पिक्चर देखेंगे। लेकिन शीश महल पर फिर आपने एक ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। अब सरकार आपकी बन गई, आपके पास करने को दिल्ली में बहुत कुछ है। ये शीश महल फिर से अरे हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वही करके गए हैं। हमें तो आज तक ये नहीं समझ में आ रहा अब इसका क्या करें। शीश महल जो सीएजी रिपोर्ट उसके ऊपर प्रस्तुत की गई, वो सरकार में विधानसभा के पटल पे रखी गई और उसको पूरा, उसमें उन सारी चीजों का एक्सपोज हुई जो उन्होंने वहां किया था। अभी एक आप एक्साइज की बात कर रही थी, दूसरा अभी शीश महल पे आ गई, तीसरा क्लासरूम पे आएंगी, फिर मेडिकल पे, इतने सारे मुद्दे हैं। किस किस में कट्टर ईमानदार साहब ड्रैकलिन होने का मौका लेंगे? नहीं हो पाएगा। इतना कुछ उन्होंने दिल्ली का पैसा लूटा, दिल्ली की जनता को लूटा है, हर एक विषय पे उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अभी तो दिल्ली का शीश महल 1 था, पंजाब में बैठे हैं, शीश महल 2 में जाकर के वहां के प्लेन उड़ा रहे हैं, वहां की जनता का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या जनता जवाब नहीं मांगेगी? किस अधिकार से पंजाब की प्रॉपर्टीज को वो यूज कर रहे हैं? किस अधिकार से वो पंजाब के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं? वहां की सत्ता को, पूरा गैंग जो दिल्ली में काम करता था, पूरा का पूरा गैंग वैसा का वैसा उठ करके अब वहां काम कर रहा है। तो दिल्ली बर्बाद कर दी और अब पंजाब की बारी। लेकिन मैं ये भी पूछूंगी कि क्या पॉलिटिक्स का ये स्तर है, क्योंकि आजकल धुरंधर फीवर है, तो आपने रहमान डकैत बुला दिया उन्हें और वीडियो बना दिए शीश महल के। मैं पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में क्या ये सब कुछ जायज है? देखिए, पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक समाज में व्याप्त व्यवहार है। महाभारत में भी पॉलिटिक्स थी, रामायण में भी पॉलिटिक्स थी। एक व्यवहार है। उस व्यवहार को जब आप समाज में लेके जाते हैं, और समाज का दर्पण है पिक्चरें, वो दिखाती हैं कि मानव किस तरीके से सोच रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। और जब आपने धुरंधर देखी तो आपको उस अक्ष को ऐसे लोगों में दिखने लगा। वो अक्ष क्या करे? अब समाज का आईना है पिक्चरें, और समाज में जब ऐसे लोग होते तो दिख जाता है ये तो वैसा ही लग रही है, वैसा ही लग रहा है, तो क्या करें, बताना पड़ता है। आपने देखी धुरंधर? देखनी पड़ी मुझे भी। देखने के बाद जब हमारे मंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो रहमान डकैत जैसे लग रहा है, मैंने कहा देख के तो आऊं रहमान डकैत है। तो कैसी लगी आपको? देखिए, बहुत शानदार वो मूवी है। सच में देश के लिए कितने लोग कहां कहां खतरे लेकर के अपनी देशभक्ति निभा रहे हैं। सबसे बड़ा संदेश तो ये है। और जब इतनी सारी चीजें जो हैं, एक साधारण व्यक्ति को नहीं पता कि मेरे देश को बचाने के लिए कितनी एजेंसीज, कितने लोग, सरकार किस किस हद तक जाकर के काम करती है। इन दुश्मनों से पार पाना आसान काम नहीं है, पर हमारी देश की सेनाएं, हमारे देश के लोग और हमारी देश की सरकार लगातार देश के लोगों को सुकून देने के लिए, ताकि हम सुख से सो सकें, सरकार दिन रात जागती है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम करते हैं। मैं उनको इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ। देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो मानता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, उन्हें क्या कहेंगी? जो लोग ऐसा सोचते हैं वो खुद भी तो एक प्रोपेगेंडा है। वो किसके हाथ से बचते हैं, किसके रिमोट से चलते हैं, इसके ऊपर कब इंक्वायरी बिठाई जाए। आज आप फुल फॉर्म में हैं, आप चौके छक्के बहुत मान रही हैं। ये एक साल में रेखा गुप्ता में इतना बदलाव आया है? कभी सोचा था कि एक साल में मैं ऐसी बैटिंग करूंगी? परिस्थितियां सिखा देती है। मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा, सामने जैसा व्यक्ति हो ना, उससे उसी टोन में बात करना। मैं उनकी बात तो आप जैसी प्यारी दोस्त होती है तो वैसे बात होती है। जब आप बार बार विपक्ष की उनकी बातें कह रहे हो तो कैसी बात करूंगी मैं? तो लहजा आ ही जाता है। तो लहजा आ जाता है। आप दूसरी बात कीजिए कोई, तो फिर मैं आपसे उस तरीके से बात करूंगी। रेखा गुप्ता जी, मैं महिला हूं और हमेशा चाहूंगी कि कोई भी महिला हो, जब वो बाहर निकलती है तो उसके तेवर वैसे ही होने चाहिए कि वो जीतने निकली है और जीत कर ही घर जाएगी। एज अ वुमन, दैट इज व्हाट आई वुड विश फॉर एवरी वुमन। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन। थैंक यू सो मच। Thank you, Mukhyamantri ji. Please accept a special token of our appreciation here on stage. Ladies and gentlemen, the clapping must continue. क्योंकि आप पर्यावरण का इतना ध्यान रख रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ हरियाली आपके। A big round of applause, ladies and gentlemen.